वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने अरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ ली, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। इसके बाद गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही न्यूटन ने क्या किया, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे दिया। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं, डिस्कस कर ली हुई हैं। लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनर्शिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वो सारी चीज़ों को रिकॉल कर दूं जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। जैसा कि हमने बताया था आपको बच्चों कि कोई भी बॉडी हो, वो जिस भी स्टेट में है, अगर उसमें हम चेंज करने जाएं तो वो क्या करती है, उसका अपोज करती है। जिस भी स्टेट में होने का मतलब, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, और उसको हम मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपोज करेगी उसका। अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो क्या करेगी, उस चीज़ का अपोज करेगी। तो किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसमें वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन का अपोज करती है, उसमें चेंजमेंट का अपोज करती है, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन सब के मैंने कई एग्जांपल्स आप लोगों को बताए थे बच्चों, एक्सप्लेन किया हुआ था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। लेकिन फिर भी आज मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके ये तीनों चीज़ों को क्लियर करूंगा, ठीक, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक, बस रुकी हुई है, आप भी रेस्ट पोजिशन में है, बस भी रेस्ट पोजिशन में है। आपका पैर जो है बस के फ्लोर के साथ फ्रिक्शनल फोर्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक। अचानक से बस चल पड़ती है। जब अचानक से बस चल पड़ती है तो बस के फ्लोर से लगा हुआ आपका पैर भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करती है, वो अपोज करती है उस मोशन का, ठीक है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपोज करती है उस मोशन का, जिसकी वजह से आपकी अपर बॉडी के ऊपर एक बैकवर्ड जर्क लगता है और आपकी बॉडी पीछे झुक जाती है, ठीक है। ये तो बात हुई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। दूसरी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं बस एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो आपकी बॉडी भी उस बस के साथ मूव कर रही होगी, ठीक है। अचानक से बस के सामने कोई आ जाता है और आपकी बॉडी, बस तो रुक जाती है, ब्रेक लगाई जाती है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस तो रुक जाती है तुरंत। आपका पैर उस बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, वो भी रुक जाता है, लेकिन आपकी बॉडी तो मोशन में है। वो कहती है नहीं, मैं तो मोशन में ही रहूंगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको एक जर्क लगता है, मतलब आपकी बॉडी आगे की साइड में झुक जाती है, ठीक। तीसरा जो एग्जाम्पल है ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा जो है, मान लेते हैं आप बस में बैठे हैं या फिर आप किसी कार में बैठे हैं और कार जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक। अचानक से कोई एक मोड़ आया और ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की और उसी स्पीड से कार को क्या कर दिया, मोड़ दिया। उस कंडीशन में जो कार की डायरेक्शन है वो चेंज हुई। आपकी बॉडी मोशन में तो है, ठीक है, उस कार के साथ आपकी बॉडी मोशन में तो है, लेकिन उसने क्या किया, उस डायरेक्शन के चेंजमेंट का अपोज किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होती है, उस कार के अपोजिट साइड में हल्का सा झुक जाती है। मतलब जब कार आप ऐसे मोड़ते हो तो आपकी बॉडी भी क्या होती है, हल्का सा उस साइड में बेंड हो जाती है, ठीक। ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनर्शिया एंड मास के रिलेशन के बारे में। इनर्शिया एंड मास के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इनर्शिया और मास के बीच का रिलेशन क्या है। इनर्शिया एंड मास, मान लेते हैं बच्चों कोई कार है, ठीक है, और कोई लोडेड ट्रक है और कार है जो कि मूव कर रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो रुकी हुई है, ठीक है। लोडेड कार है या फिर ट्रक है, लोडेड कार और लोडेड ट्रक, ये है, ये दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मूव करवाना है। तो किस चीज को मूव करवाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कार तो है छोटी, कार को मूव करवाने के लिए आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आपका जो ट्रक है वो तो बहुत बड़ा है और उसके बाद वो लोडेड भी है,
तो इसका मतलब ये है कि उसको मूव कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि कोई बॉडी जो कि हल्की है उसका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, और कोई बॉडी जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। एनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। मतलब मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का एनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा न्यूटन ने इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करना शुरू किया। करते 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 उन्होंने क्या किया, एक और लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड दे दिया। उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। किसमें, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। अब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम क्या है? उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है जिसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे और वो सारे फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। अगर बैलेंस फोर्स हैं तो बैलेंस फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगता है तो जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जब जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बॉडी किसमें है, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऐसा करते करते उन्होंने एक फिजिक्स का नया टर्म प्रपोज किया, नई क्वांटिटी फिजिक्स की प्रपोज की, जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जब उन्होंने इस क्वांटिटी को प्रपोज किया तो साइंटिस्ट लोग बोले कि भैया ये मोमेंटम थोड़ा सा समझ में आया नहीं, थोड़ा अच्छे से हम लोगों को समझाइए तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है। उन्होंने बताया कि मान लेते हैं दो चीजें हैं, ठीक है, एक कार है और एक लोडेड ट्रक है। एक कार है और एक लोडेड ट्रक है। ठीक है, दोनों 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं दोनों बॉडीज को रोकना है, मतलब कार को भी रोकना है और लोडेड ट्रक को भी रोकना है, और कांस्टेंट वेलोसिटी आप देख रहे हैं कार की जितनी है उतनी ही लोडेड ट्रक की है। तो अगर इनको हमें रोकना हुआ तो किस बॉडी को रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसको डिस्ट्रॉय करने में किसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लोडेड ट्रक वालों को रोकने में या फिर कार को रोकने में। तो आंसर सीधा सा लोगों ने दिया कि भैया इस लोडेड ट्रक को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा भैया जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही सेम होने से फर्क नहीं ना पड़ता, मास इसका ज्यादा है इसी वजह से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये मानते हो आप कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो मास पे डिपेंड करता है। लोगों ने कहा हाँ भैया। अच्छा, उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया उन्होंने, बोले इस बारी दो कार लेंगे। ठीक है, दो कार लेंगे, कार ए एंड कार बी। एक को कराना है मूव 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और दूसरे को कराना है 0.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, दोनों कार आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम मास है दोनों का। अब मूव कराना है, मूव कर रही है ये। अब पहली वाली कार 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, दूसरी वाली कार 0.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो न्यूटन ने पूछा कि भैया ये बताइए कि अब दोनों कार का मास तो मैंने सेम कर दिया, एक इस स्पीड से मूव कर रही है, एक इस स्पीड से मूव कर रही है, तो किसको रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों ने देखा कि भैया ये तो 0.1 है, ये 0.2 है, इसका मतलब इसको रोकने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लोगों ने कहा।
तो उन्होंने कहा भैया पिछली बार तो आप कह रहे थे कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस बार बोल रहे हैं आप वेलोसिटी, मास तो सेम रख दिया मैंने। बोले नहीं भैया, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें उन्होंने मान ली कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है किसी भी बॉडी का वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है मास के ऊपर और दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये एक थ्योरी बता दी कि भैया आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो है क्या, उसकी डिफिनीशन दे दी है इसे। लीनियर मोमेंटम की डिफिनीशन न्यूटन ने दे दी। उन्होंने कहा कि लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। लीनियर मोमेंटम को उन्होंने क्या कहा कि लीनियर मोमेंटम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी मूविंग बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में इन्होंने क्वांटिटेटिवली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, लीनियर मोमेंटम को इन्होंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया और m इंटू वी कर दिया। बोल दिया कि भैया मोमेंटम यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम क्या है, उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो भैया मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी। ठीक है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एसआई यूनिट क्या आ गई इसकी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट आ गई। तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ भैया लीनियर मोमेंटम जैसी भी कोई चीज होती है, आपने सही कहा। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम के बारे में जब इनको पता चल गया तो इन्होंने और थोड़ा सा स्टडी किया, उसके डायरेक्शन के बारे में पता करने की कोशिश की कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था जो कि कर्व पाथ पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम क्या करें, इस बॉडी को रोकें तो वो किधर जाएगा, टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट होगी उसके जस्ट। मान लेते हैं इस पॉइंट पे कोई थ्रेड है, ठीक है, उस थ्रेड से आपने एक स्टोन बांधा हुआ है, ऐसे गोल गोल क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो। जब आप उसको रिलीज करोगे तो वो गोल गोल तो नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। और डायरेक्शन कैसी होगी, उस पॉइंट का टेंजेंट की डायरेक्शन जिस साइड में होगी उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अगर v वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और p जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर v उस डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है p भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब इसके बेसिस पे इन्होंने एक और चीज बताई कि ये लीनियर मोमेंटम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूटन ने क्या किया, अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दे दिया। भैया क्या किया न्यूटन ने, अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दे दिया। उसको देने के लिए, उसको देने से पहले उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखते हैं हम लोग। उन्होंने क्या किया, दो ब्लॉक लिए, एक तो ए और दूसरा बी। एक ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी, यहाँ पे फोर्स लगाना है, यहाँ पे फोर्स लगाना है। उन्होंने ये कहा कि पहले वाले ब्लॉक को क्या करना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है, दूसरे वाले ब्लॉक को क्या करना है, 0.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है। दोनों का मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उन्होंने एक आदमी से कहा कि भैया इस स्पीड से मूव कराओ और दूसरे से कहा इस स्पीड से मूव कराओ, तो एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं एक का कितना नहीं, मान लेते हैं पहले का कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं और दूसरे का ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बोले कि दोनों ब्लॉक जो है रेस्ट में है। एक से कहा कि भैया इस स्पीड से इसको मूव कराना है, इसकी फाइनल स्पीड 5 सेकंड में, कितने टाइम में, 5 सेकंड के अंदर इतनी हो जानी चाहिए, इसको मूव कराओ। और इनसे भी कहा कि 5 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, इतनी हो जानी चाहिए, मूव कराओ। तो पहले वाले
ब्लॉक को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा या दूसरे वाले ब्लॉक को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको निकालना है अगर, तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, A=B - U/T। ठीक है, V कितना है 2.5 है, U कितना है 0 है, और ये कितना है 5 है, मतलब ये आ गया कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, इसका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। और इसका कितना आएगा A=B - U/T, यानी कि 2 - 0/5, इट मीन्स 0.4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन इसका आ गया। तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? 0.5 वाला ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 0.5 वाले को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि भैया जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A के, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। लोगों ने कहा हाँ भाई सही बात कह रहे हो आप, कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी में एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि चलिए इस बार मैं 2 ब्लॉक ले रहा हूँ, एक 5 किलो का ले रहा हूँ और दूसरा ले रहा हूँ 1 किलो का। अब दोनों को मूव कराना है, किस स्पीड से मूव कराना है भैया? 0.1 की स्पीड से इसको मूव कराना है। तो किस वाले ब्लॉक को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी? ठीक है, तो लोगों ने कहा कि भैया जो भारी है उसको मूव कराने में ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? M के। लोगों ने कहा हाँ भैया सही कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड कर दे रहे हैं तो F=ma आ गया कि नहीं आ गया? सबने कहा हाँ भैया आ गया। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम बोल दे रहे हैं KMA। ठीक, लेकिन CGS और SI में इस K की वैल्यू को जब काउंट किया गया तो K की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। अगर इस K की वैल्यू को 1 रख दिया जाए तो F क्या हो गया? ma हो गया। और यही क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने अपना सेकंड लॉ तो दे दिया, थ्योरेटिकली देना बाकी था। थ्योरेटिकली जो उन्होंने सेकंड लॉ दिया मोशन का, उसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।